विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट। आप सभी साथियों का विनस कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमने पिछले दो वीडियो में ध्वनि और तरंगों इन दोनों से संबंधित टॉपिक पे चर्चा किया था और पूरी गहन उस पर अध्ययन किया था। हमने उसमें बताया था कि तरंग क्या होती है, ध्वनि क्या होती है, किन तरंगों का कैसा यूज है और कहाँ यूज है, वो सारी चीज़ें हमने बताया था। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं वो उसको एक बार जरूर देखें, और बगैर उस वीडियो को देखे आप इन सवालों के जवाब नहीं दे सकते जो आज के वीडियो में होने वाले हैं। क्योंकि आप जानते हैं विशेष रूप से 9th का जो ये क्लास है जिसमें ध्वनि और तरंग नाम के चैप्टर जो है वो इन्वॉल्व है, तो बगैर उस वीडियो को देखे आप इसको नहीं समझ सकते। और यकीन मानिए कि अगर उन दोनों वीडियो को आप देखते हैं तो इन सारे प्रश्नों का आंसर आप आसानी से दे सकते हैं। क्योंकि किसी भी चीज़ का आप कंसेप्ट जाने बगैर किसी भी चीज़ को अच्छी तरीके से नहीं समझ सकते। और इस समय तो 9th और 10th के लिए समझिए कि 20 नंबर वो मार्कशीट में जो फिलअप किया जा रहा है वो एक वरदान के रूप में है। जो भी स्टूडेंट अपने एग्जाम्स में अच्छे नंबर अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं उनको जरूरी है कि वो विकल्पी पर विशेष रूप से ध्यान दें ताकि 20 नंबर वो आसानी से भी अर्जित कर सकें। तो चलते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चन है। और सबसे पहले जो लोग चैनल पे नए हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक पहले पहुंच सके। तो चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है? पहला ऑप्शन है ठोसों में, दूसरा द्रव में, तीसरा गैसों में और चौथा है जल और ठोसों में। तो हमें बताना है कि ध्वनि की चाल किसमें अधिकतम होती है। तो देखिए, जो लोग वीडियो को हमारे देखे होंगे उनको इस बात की जानकारी हो गई होगी किसमें अधिकतम होता है। जब हम पढ़ाए थे ध्वनि उसमें हमने बताया था कि जो ठोस होते हैं ठोस में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठोस से मतलब लोहा, स्टील, इस्पात, लेकिन उसमें भी सबसे अधिक लोहा, स्टील और इस्पात में उसमें सबसे अधिक जो होती है ध्वनि की चाल वो होती है एल्युमिनियम। ठीक है ना, एल्युमिनियम जो होती है उसमें सबसे अधिक ध्वनि की चाल होती है। लेकिन हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि किसमें अधिकतम होती है ध्वनि की चाल, तो हम यहाँ पर आंसर देंगे ठोसों में। यानी ठोसों में ध्वनि की चाल जो होती है वो सबसे अधिक होती है, बाकी द्रव में उससे कम और गैस में सबसे कम। ठीक है, तो ठोसों में ध्वनि की चाल सबसे अधिक होती है। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पर बताया एल्युमिनियम, वहां पर शायद स्टील है, लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है किसमें अधिकतम होती है, तो अधिकतम हमारा हो जाएगा ठोसों में। क्लियर? अब देखिए ध्वनि किसमें से होकर नहीं गुजरती है। ध्वनि किसमें से होकर नहीं गुजरती है? पहला ऑप्शन है दाब, दूसरा जल, तीसरा निर्वात और चौथा हवा। तो हमें बताना है कि ध्वनि किसमें से होकर नहीं गुजरती है। तो देखिए अभी तो आपको पता चला कि ध्वनि की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? ठोसों में यानी धातु में, उससे कम होती है जल में और सबसे कम होती है वायु। लेकिन निर्वात में जो होती है वो ध्वनि की चाल यानी ध्वनि निर्वात से होकर नहीं गुजरती है। निर्वात का मतलब जहां पर वायु न हो। और हमने जब आपको पढ़ाया था तो वहां पर पहला ही एग्जांपल दिया था कि ध्वनि के संचरण के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, तो वहां पर हमने वायु को माध्यम बताया था, द्रव और ठोस भी होते हैं माध्यम। लेकिन यहाँ पर निर्वात जो है जहां पर वायु नहीं पाई जाती है उसे निर्वात कहते हैं, यानी निर्वात पर वायु नहीं होती, यानी ध्वनि निर्वात में नहीं गुजर सकती। इसीलिए चंद्रमा पर या फिर अन्य ग्रह पर जहां पर वायु नहीं पाई जाती है वहां पर दो व्यक्ति आपस में नॉर्मली जैसे हम लोग पृथ्वी पर बात करते हैं इस तरह से बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर वायु नहीं है अर्थात निर्वात है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी तरंग के लिए आवर्तकाल टी तथा आवृत्ति m के बीच क्या संबंध होता है? अब जो भी लोग पिछले वीडियो को देखे होंगे वो इन सारे क्वेश्चनों को देखते ही आंसर बता सकते हैं। उसमें पिछले वीडियो में हमने बताया था कि आवृत्ति आवर्तकाल टी और आवृत्ति m इनमें जो संबंध होता है nt = 1, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी nt = 1 के बराबर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या है कि सोनार साउंड नेविगेशन रेंजिंग में हम उपयोग करते हैं। उपयोग किसका करते हैं? प्रसरंग तरंग
करते हैं सुनार में। तो ज्यादातर हमने आपको बताया था कि सुनार का यूज किसमें करते हैं, जो भी समुद्री जहाज होते हैं उसमें हम करते हैं सुनार का यूज। और उसका यूज समुद्र की गहराई नापने में, दुश्मन की जालों का पता लगाने में, या जो भी समुद्र में बड़े बड़े बर्फ के टीले होते हैं उन सबका पता लगाने में किया जाता है। तो सोनार का प्रयोग जो हम करते हैं उसमें कौन सी तरंगें उत्पन्न की जाती हैं, पराश्रव्य तरंग। पराश्रव्य तरंगों के माध्यम से हम क्या करते हैं, उसमें समुद्र की गहराई को नाप सकते हैं, दुश्मन की जाल का पता लगा सकते हैं। तो पराश्रव्य तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए कुछ क्वेश्चन और हैं, वो क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। ऑप्शन ए 20 हर्ट्ज से कम, ऑप्शन बी है 20,000 हर्ट्ज से कम अधिक, ऑप्शन सी है 20,000 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच। तो हमें बताना है कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति होती है। अब जो लोग हमारे पिछले वीडियो को देखे होंगे उन्हें पता होगा कि श्रव्य ध्वनि तरंग किसे कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि तरंग किसे कहते हैं और पराश्रव्य ध्वनि तरंग किसे कहते हैं, और उनकी सीमाएं भी हमने बताया था कि इसकी कहां तक होती है। तो जो लोग नहीं देखे एक बार जरूर वीडियो को देखें। हम यहाँ पर आपका आंसर बता रहे हैं कि श्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होती है, यानी ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, पहला ऑप्शन है माध्यम के कण एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करें, बी वायुमंडल में आर्द्रता न हो, और सी विक्षोभ गमन करें। तो देखिए ध्वनि वायु में गमन करती है यदि, हमने एग्जांपल दिया था जो भी हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है वो अपने पास वाले वायु को धक्का देती है, फिर वो अपने पास वाले को इस तरह एक दूसरे को धक्का देते हुए सुनने वाले व्यक्ति के पास जो वायु होती है वहां तक हमारे मुंह से निकली वायु का जो विक्षोभ या हलचल है वहां तक पहुंचती है। तो यानी गमन क्या कर रहे हैं, हमारे मुंह से जो वायु निकल रहे हैं वो कण नहीं गमन करते हैं बल्कि विक्षोभ गमन करते हैं। तो विक्षोभ गमन कर रहे हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है कि अनुप्रस्थ तरंग में माध्यम के कणों का कंपन, माध्यम के कणों का कंपन कैसा होता है अनुप्रस्थ तरंगों में, अनुदैर्ध्य तरंगों में कैसा होता है, ये सारी चीजें हमने आपको बताया है। तो एक बार जरूर हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखिएगा। तो देखिए अनुप्रस्थ तरंगों में माध्यम के कण कंपन करते हैं, ऑप्शन ए कण कंपन नहीं करते, तो ये तो गलत है। ऑप्शन सी है तरंग की दिशा में होती है, ये भी गलत है। तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, ये हमने बताया था अनुप्रस्थ तरंगों में, और अनुदैर्ध्य तरंगों में समांतर कंपन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो होगा हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी तरंग की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं अनुप्रस्थ तरंगों में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। समुद्र की गहराई का पता लगाया जाता है, ऑप्शन ए पनडुब्बी से, ऑप्शन बी है सुनार से, और ऑप्शन सी है जहाज से। तो समुद्र की गहराई यानी समुद्र कितनी गहरी है इसे हमें पता लगाना है। तो ऐसा नहीं है किसी भी व्यक्ति को डुबाया जाए और फिर वो नाप के आए बताए कि कितनी गहरी है, ऐसा नहीं होता है। समुद्र की गहराई नापने के लिए कुछ यंत्र होते हैं, और कौन से यंत्र होते हैं वो आपके ऑप्शन में दिए गए हैं, वो होते हैं सुनार। सुनार का प्रयोग करके हम समुद्र की गहराई को मापते हैं, और सुनार में किस तरंगों का यूज किया जाता है, तो उसमें पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये क्वेश्चन क्या है कि किसी भी क्षीण ध्वनि को परवल ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए किसमें वृद्धि करनी होगी, ऑप्शन ए है आवृत्ति में, ऑप्शन बी है आयाम में, ऑप्शन सी है वेग में, और ऑप्शन डी है तरंग दैर्ध्य में। तो हमें बताना है कि किसी भी क्षीण ध्वनि को परवल ध्वनि में परिवर्तन करने के लिए, तो ये किसी भी ध्वनि को अगर आप चाहते हैं कि परवल ध्वनि में परिवर्तन हो तो उसके हम आयाम में वृद्धि करते हैं। जब उसके आयाम में वृद्धि करेंगे तभी वो ध्वनि क्या होगी, परवल होगी। अब आयाम क्या होता है, आयाम के बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आवर्तकाल क्या होता है, और तरंग दैर्ध्य क्या होता है। तो इन सारे क्वेश्चनों का जवाब या इन सारी चीजों को जानने के लिए आप एक बार हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें, ताकि वो सारी जानकारी आपको अच्छी तरीके से प्राप्त हो सके। तो हम क्या होता है यहाँ पर ऑप्शन बताएंगे, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि श्रव्यता के प्रास से अधिक आवृत्ति की तरंगों को कहते हैं, ऑप्शन ए अपश्रव्य,
ऑप्शन बी है प्राश्रव्य और ऑप्शन सी है श्रव्य। हमें बताना है कि श्रव्यता से अधिक अगर आवृत्तियां हों तो उन तरंगों को क्या कहते हैं। जब हमने पिछली वीडियो में आपसे बताया था कि तरंगें क्या होती हैं, तरंगें कितने प्रकार की होती हैं, उन सब के बारे में हमने बताया था। तो थोड़ा सा हम रिपीट कर रहे हैं, बाकी डिटेल जानकारी लेने के लिए आपको हमारे पिछले 2 वीडियो को देखना होगा। तो चलते हैं, हम बता देते हैं कि तरंगें 3 प्रकार की होती हैं, श्रव्य तरंगें, अपश्रव्य तरंगें और पराश्रव्य तरंगें। तो हमें यह बताना है कि श्रव्यता के 5 से अधिक आवृत्तियों की तरंगों को कहते हैं तो उसे हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें, यानी जिनकी आवृत्तियां 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती हैं उन्हें हम कहते हैं पराश्रव्य तरंगें। अगले क्वेश्चन की तरफ, वह तरंग जिसमें संपीड़न और विलयन बनते हैं क्या है? अनुप्रस्थ तरंग है, अनुदैर्ध्य तरंग है या फिर प्रकाश तरंग है? तो जब हम आपको तरंग पढ़ाए थे तो उसमें हमने बताया था कि अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, अनुदैर्ध्य तरंगें क्या होती हैं, किन तरंगों में संपीड़न एवं विलयन बनते हैं और किन तरंगों में श्रृंग एवं गर्त बनते हैं। तो एक बार हम पुनः आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे जो वीडियो इससे पहले तरंग और ध्वनि जो 2 टॉपिक्स हैं उनको हमने जो डाला है उसको आप जरूर देखिएगा ताकि ये सारे कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाए। तो देखिए, आपसे पूछा गया कि वह तरंग है जिसमें संपीड़न और विलयन बनता है। तो जब संपीड़न और विलयन बनता है तो उन्हें कहते हैं अनुदैर्ध्य तरंगें, और अगर श्रृंग और गर्त बनता है तो उसे अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। ऑप्शन ए है ध्वनि का तारत्व, ऑप्शन बी है ध्वनि की तीव्रता और ऑप्शन सी है पराध्वनि। तो हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए, थोड़ा सा बता दें कि ध्वनि की तारत्व यानी पिच जिसको कहते हैं, किसी भी व्यक्ति की ध्वनि मोटी होती है और किसी की पतली होती है। तो जिसकी तारत्व अधिक होती है उसकी ध्वनि पतली होती है। जैसे जो लड़कियां होती हैं या औरतें होते हैं उनकी ध्वनि पतली होती है क्योंकि उनकी तारत्व अधिक होता है। जो पुरुष होते हैं उनकी ध्वनि मोटी होती है क्योंकि उनकी तारत्व क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को कहते हैं। ध्वनि ऊर्जा को हम कहते हैं ध्वनि की तीव्रता। तो ध्वनि की तीव्रता हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ध्वनि की तीव्रता आपका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन क्या है, भूकंप आने पर किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए है पराध्वनि, ऑप्शन बी है श्रव्य ध्वनि और ऑप्शन सी है अश्रव्य ध्वनि। देखिए, यहाँ पर जो 13 नंबर और 14 नंबर के जो क्वेश्चन है, इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। हम इन क्वेश्चनों का आंसर अगले वीडियो में बताएंगे, लेकिन इन क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। ये 2 क्वेश्चन आपके लिए समझ लीजिए होमवर्क के रूप में। दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, मस्तिष्क में किस ध्वनि की संवेदना लगभग कितने समय तक रहती है? यानी मस्तिष्क में किसी भी ध्वनि की जो संवेदना होती है वो कितने समय तक होती है। संवेदना का मतलब कोई भी चीज हम सुनते हैं तो कितने समय तक हमारे मस्तिष्क में रहती है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए 1/10 सेकंड, दूसरा 1/20 सेकंड और थर्ड जो ऑप्शन है 1/5 सेकंड। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आप जरूर बताइएगा दोनों क्वेश्चनों का आंसर। और जो लोग अच्छी तरीके से हमारे इस सारे कंसेप्ट को समझना चाहते हो हमारे पिछले दोनों वीडियो को जरूर देखिएगा, ध्वनि और तरंग से संबंधित जो है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जो लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।